नमस्कार। इस वीडियो में हम देख रहे हैं ये एक कोन है और ये एक समतल है। इस कोन के द्वारा इस समतल के द्वारा इस कोन को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कोणों पर काटा जाएगा। तो देखें कि यदि समतल इस बिंदु पर यदि इसको प्रतिच्छेद करता है तो हमें क्या दिखेगा। देख सकते हैं कि हमने इसकी स्थिति को बदलें तो ये हमें एक बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है। अब इस समतल की स्थिति को हम बदलते हैं, हम इस समतल को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह की आकृति प्राप्त हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमें एक वृत्त प्राप्त हो रहा है। अब इस तरह से यदि हम इसको नीचे ले जाएं तो जब भी हम देखेंगे कि यह हमें वृत्त के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब यदि इस समतल को हम तिरछा करें, इस कोण को यदि हम बदल दें, देखिए अब किस तरह की आकृति हमें प्राप्त हो रही है। ये हमें प्राप्त हो रही है एक दीर्घवृत्त के रूप में। और देख सकते हैं ये हमें दीर्घवृत्त के रूप में दिखाई दे रहा है। इस समतल की स्थिति को हम यदि हम बदल दें, आप देख सकते हैं हर दिशा में हम घुमा करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि ये ऊपर भी ले गए हम तो यहाँ पर भी हमें ये एक दीर्घवृत्त के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने दो आकृति देख ली, वृत्त की और दीर्घवृत्त की। अब यदि इसके कोण को हम और ज़्यादा परिवर्तित करें, इसके कोण को यदि हम परिवर्तित करें, कोण को, अब हम देखें कि किस तरह की आकृति हमें प्राप्त हो रही है। तो यदि हमने कोण को इस तरह से बदला है तो ये हमें दीर्घवृत्त प्राप्त हो रहा है। और इससे ज़्यादा यदि कोण को हम बदलें तो आप देख रहे हैं ये आकृति हमें प्राप्त हो रही है, ये है परवलय। अब यदि इसी कोण को हम और ज़्यादा चेंज कर दें और देखें हम तो ये जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है, ये वाली और ये वाली, ये अति परवलय हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारी आकृतियाँ हमें इस शंकु के द्वारा प्राप्त हो रही है, इसलिए इनको हम कहा जाता है शांकवज। तो आइए अब बाकी चीज़ें हम कॉपी में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने प्रायोगिक रूप से देखा किसी शंकु को यदि किसी समतल के द्वारा हम प्रतिच्छेदित करते हैं और लंबवत रूप से यदि ये इस शंकु को काटे ये समतल, तो जो हमें प्रतिच्छेद का जो वक्र प्राप्त होता है वो एक वृत्त के रूप में होता है। यदि इसको हम तिरछे ढंग से काटें तो यह हमें दीर्घवृत्त के रूप में प्राप्त होता है। और ज़्यादा तिरछा काटें तो ये हमें परवलय के रूप में प्राप्त हो रहा है। और अधिक तिरछा इस ढंग से काटे कि ये दोनों को काटे, दोनों हिस्से को, तो ये जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है ये अति परवलय की आकृति है। तो हम क्रम से इन सारे आकृतियों को पढ़ेंगे जो शंकु से उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें शांकवज कहा जाता है। तो आइए सबसे पहली आकृति है वृत्त की। तो वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। हम सभी वृत्त बनाना जानते हैं,
तो वृत्त का एक निश्चित केंद्र होता है और ये जो परिधि पर जितने भी बिंदु हैं वो इस केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। इस समान दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। तो यदि हम गणित के ढंग से देखें तो ये यदि x अक्ष है, ये y अक्ष है और इस बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु C के निर्देशांक h के हों और ये बिंदु P चलायमान बिंदु है जो इस वृत्त की परिधि पर स्थित है और इस बिंदु P के निर्देशांक x y हैं। हम जानते हैं कि ये बिंदु P और C के बीच की दूरी CP इस त्रिज्या के बराबर होती है। तो यदि इसको हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में व्यक्त करें इस समीकरण को, तो हम पाएंगे CP बराबर R। अब C और P के बीच की दूरी हम ज्ञात करना जानते हैं। बिंदु C और बिंदु P के बीच की दूरी इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो इस रूप में है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र h के है और त्रिज्या r है। तो यदि हमें केंद्र ज्ञात हो और त्रिज्या ज्ञात हो तो हम उस वृत्त का अभीष्ट समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें, यदि केंद्र 0 0 हो और त्रिज्या r हो तो उस स्थिति में वृत्त का समीकरण होगा h और k के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा x² प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसी ढंग से यदि केंद्र -3 2 हो और त्रिज्या 4 हो तो h के स्थान पर हम -3, k के स्थान पर 2 और r के स्थान पर 4 रखेंगे। तो ये मान रखने पर, इस समीकरण में मान रखने पर हम देख रहे हैं x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर 16। तो ये उस वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया जिसका केंद्र -3 2 है और त्रिज्या 4 है। अब यदि इस समीकरण को हम और आगे हल करें, यहाँ पर हम x + 3 का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं, यहाँ y - 2 का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएं, तो एक जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो इस रूप में होगी कि जिसमें x² प्लस y, x² भी आएगा, y² भी आएगा, x के गुणांक भी मिलेंगे, y के गुणांक भी मिलेंगे और कांस्टेंट टर्म्स भी मिलेगी। अब यदि इस रूप में यदि समीकरण दिया हो और हमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना हो तो हम इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। हमने इसको लिखा है x² प्लस 8x और y² प्लस 10y और बराबर 8 को दूसरे पक्ष में ले गए। अब हमारा जो प्रयास होगा वो ये होगा कि इसको भी पूर्ण वर्ग बनाए और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाए। तो किस प्रकार से बना सकते हैं, आइए देखते हैं। x² प्लस 8x है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, मतलब a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में लिखना है। तो a के स्थान पर x है प्लस 2 इंटू x इंटू 4, तब जाकर के 8x होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि b के स्थान पर हमें 4 मिल रहा है, तो b का वर्ग यानी 16, लेकिन 16 यहाँ पर इस हिस्से में जोड़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी इसको बैलेंस करने के लिए 16 जोड़ा। आइए अब इधर देखें, ये y² प्लस 10y था, अब इसको भी हम सूत्र के रूप में देखें तो a² प्लस 2ab, तो a² के a के स्थान पर तो y है तो y² प्लस 2y इंटू b के स्थान पर अब हम देखेंगे 5 लेना होगा, तब जाकर के उनका गुणा 10 बनेगा, और b के स्थान पर अब 5 लिया है तो ये 5 का वर्ग यानी 25, और इसको बैलेंस करने के लिए 25 यहाँ भी जोड़ा है। अब ये सूत्र बन गया है x + 4 का होल स्क्वायर और ये सूत्र बन गया है y + 5 का होल स्क्वायर, और बराबर इन सबको जोड़ा तो ये मिल गया 49। अब इसको हम इस रूप में जमा सकते हैं, x + 4 को x - -4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y - -5 का
होल स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। अब यदि इसकी हम तुलना करें तो हम देख सकते हैं कि ये h के स्थान पर है और ये k के स्थान पर है और ये r के स्थान पर है। तो हमने प्राप्त कर लिया वृत्त का केंद्र -4 -5 और त्रिज्या 7। आइए अगला प्रश्न देखें। बिंदु 2 -2 और 3 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x + y बराबर 2 पर स्थित है। अब हमने मान लिया कि वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर है और y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है। अब चूंकि ये वृत्त इन बिंदुओं से होकर जाता है 2 -2 और 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - 2 भी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और बिंदु 3 4 भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम x के स्थान पर 2 रखा, y के स्थान पर -2, तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो रही है। और इसी तरह से बिंदु 3 4 भी इस वृत्त पर है, तो बिंदु 3 4 के भी समीकरण हमने रखे, दोनों r स्क्वायर के बराबर है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 कहा। और वृत्त का केंद्र रेखा x + y बराबर 2 पर स्थित है। अब वृत्त का केंद्र है h के, तो x के स्थान पर h और y के स्थान पर k रखा। तो हम देख रहे हैं x के स्थान पर h, y के स्थान पर k बराबर 2। अब 3 समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। इन तीनों समीकरणों को हम हल करें और हल करने के बाद हम प्राप्त करेंगे h का मान, k का मान और r का मान। और ये तीनों मान हमने प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पर इस समीकरण में हम रख देंगे। तो आइए इस तरह के और प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए इस प्रश्नावली में हम वृत्त के समीकरण ज्ञात करें। हम जानते हैं वृत्त का केंद्र यदि h के और त्रिज्या r हो तो वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। आइए ठीक इसी ढंग से ये प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें केंद्र और त्रिज्या दिए हुए हैं। केंद्र यानी hk का मान दिया हुआ है 0.2 और त्रिज्या दी हुई है r बराबर 2। इस सूत्र का हमने उपयोग किया और सूत्र में हमने मान रखा। मान रखने के बाद इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं x² + y² - 4y = 0 और ये वृत्त का समीकरण है। अगला प्रश्न है जिसमें केंद्र -2 3 और त्रिज्या 4 है। ठीक इसी ढंग से इस प्रश्न को हल किया। h के स्थान पर -2, k के स्थान पर +3 और r के स्थान पर 4 रखा और इसको हमने हल किया। तो हल करने के बाद हम प्राप्त कर रहे हैं x² + y² + 4x - 6y - 3 = 0। अब आप लोगों को ये भी स्पष्ट हो रहा होगा कि इसके आधार पर हम वृत्त का व्यापक समीकरण देख सकते हैं। व्यापक समीकरण में x² का पद होगा, y² का पद होगा, x का कोई गुणांक होगा तो उसको हम लिखते हैं 2gx, इसको लिखते हैं y का भी गुणांक होगा, उसको 2fy, और इस कोई कांस्टेंट होगा, वो चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो उसको हम +c के रूप में लिखते हैं। तो आइए अब आगे और देखें हम। प्रश्न क्रमांक 3 भी ठीक इसी ढंग से है, इसको भी आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 भी ठीक इसी ढंग से है, केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ है। 5 में भी केंद्र और त्रिज्या दिया हुआ है और उसके आधार पर हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। अगले प्रश्न में हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। अब चूंकि ये वृत्त का समीकरण इस रूप में दिया हुआ है तो h के स्थान पर हम देख सकते हैं -5 है और k के स्थान पर 3 है और r के स्थान पर r² के स्थान पर 36 है, यानी r बराबर 6। आइए अब इस तरह के प्रश्नों की बात करें। इसमें प्रश्न में हमें जो समीकरण है वो इस रूप में दिया हुआ है x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0। अब इस प्रश्न में
हमें जो समीकरण दिया है वो एक व्यापक समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक वृत्त का व्यापक समीकरण है। तो जिस तरह से सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी तरह से वृत्त का व्यापक समीकरण इस रूप में होता है। अब हम इसकी तुलना इस दी हुई समीकरण से करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं 2g के स्थान पर -4 है, 2f के स्थान पर -8 है और c के स्थान पर -45 है। जब इस तरह का कोई वृत्त होता है तो उसका केंद्र होता है -g -f और त्रिज्या के लिए सूत्र होता है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पर हमने g का मान ज्ञात कर लिया है, 2g बराबर -4 तो g बराबर -2, 2f बराबर -8 तो f बराबर -4 और c का मान -45। अब g और f के मानों के आधार पर हम उसका केंद्र ज्ञात कर लेंगे, -g -f यानी +2 +4 केंद्र हो गया और त्रिज्या √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो g का मान हम रख देंगे, g का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, f का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर और c का मान रख दिया -45। इसको हमने हल किया। हल करने के बाद हम देख रहे हैं √65 इसकी त्रिज्या प्राप्त हो रही है। ठीक इसी ढंग से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। इसमें भी हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हमने इसकी तुलना व्यापक समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना की इसकी। तो हम देख रहे हैं 2g बराबर -8, 2f बराबर 10 और c बराबर -12। तो ये 2g का मान है, 2f का मान है, तो इसके आधार पर हमने g का मान निकाल लिया, इसके आधार पर हमने f का मान निकाल लिया और c दिया हुआ। अब केंद्र होता है -g -f, तो जो हमने g के मान निकाले हैं उसको हम माइनस चिन्ह लगा करके लिखेंगे। तो -12 -4 यानी +4 हो गया और -5 यानी -5। तो हमने केंद्र ज्ञात कर लिया और त्रिज्या के लिए सूत्र है हमारे पास √g² प्लस f स्क्वायर माइनस सी। तो g का मान हमने रख दिया -4 का वर्ग, f का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग और -12 और इसको हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं त्रिज्या। मान लीजिए कि समीकरण इस रूप में दिया हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देंगे और इसकी फिर हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद जिस तरह से हम g, f और c निकालते हैं वो निकालेंगे और केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखें हम। बिंदु 4, 1 और 6, 5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि वृत्त का समीकरण x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। अब हमारा उद्देश्य जो रहेगा वो g, f और c के मान ज्ञात करना होगा। अब g, f, c के मान हम ज्ञात कर लेंगे और इस समीकरण में हम रख देंगे तो हमें वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब बिंदु दिया हुआ है कि ये बिंदु 4, 1 तथा 6, 5 से होकर के ये वृत्त गुजरता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु 4, 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे और ठीक इसी ढंग से बिंदु 6, 5 भी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो पहले हमने 4, 1 को संतुष्ट करा है यानी x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 1 रखा और ये अब जब हमने रखा और इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद ये समीकरण हमें प्राप्त हो रही है 8g प्लस 2f प्लस c प्लस 17 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये समीकरण 2 है। ठीक इसी तरह से बिंदु 6, 5 भी इस वृत्त के ऊपर स्थित है तो x के स्थान पर 6 और y के स्थान पर 5 रखा और इसके बाद में इसको हल किया। तो हल करने के बाद जो समीकरण f, g और c में देख रहे हैं वो ये है 12g प्लस 10f प्लस c प्लस 61 इज इक्वल टू 0। समीकरण 3। तीसरी कंडीशन दी हुई है कि वृत्त का समीकरण
का केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर -16 पर स्थित है। अब वृत्त का केंद्र होता है -g माइनस एफ, तो x के स्थान पर -g और y के स्थान पर -f रखने पर हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो ये 4g प्लस एफ प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हमने समीकरण 4। अब समीकरण हमारा उद्देश्य है इन तीनों समीकरणों से, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, इनको हल करके अज्ञात राशियां g, f, c के मान ज्ञात करना है। तो घटाया हमने 2 में से समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाया, तो c से c कैंसिल हो जाएगा और हमें समीकरण मिल रही है ये। इसी तरह से समीकरण 4 को समीकरण 5 में से घटाया तो हमें एक समीकरण ये मिल रही है। इसके आधार पर हम f का मान निकाल लिया, f का मान हमें ज्ञात हो गया -4। अब समीकरण 4 में से हम देख सकते हैं कि 4g माइनस 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। समीकरण 4 में हमने मान रख दिया, ये देख सकते हैं आप 4, इसमें हमने f का मान रख दिया और उसके आधार पर हमने g का भी मान निकाल लिया। अब g का मान हमें प्राप्त हो गया, f का मान प्राप्त हो गया, अब ज्ञात करना है c का मान। तो समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, इसमें हम g, f के मान रख दें तो c का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में हमने मान रखा, 2 में g और f के मान रख दिए और इसको जब हमने हल किया तो c का मान हमें प्राप्त हो रहा है 15। अब g, f, c के मान समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण हमारी 1 थी, इस समीकरण में हम मान रख देंगे क्योंकि हमने g का मान भी ज्ञात कर लिया है, f का भी कर लिया है और c का भी कर लिया है। तो इन मानों को हम समीकरण में रख देते हैं और जब इनको मान रखने के बाद हल किया तो हम वृत्त का अभीष्ट समीकरण प्राप्त कर पा रहे हैं, जो है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आइए ठीक इसी ढंग से ये वाला प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्वयं हल करने की कोशिश करें। ठीक उसी ढंग का है, 2 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त का समीकरण और केंद्र दिया हुआ है रेखा x माइनस 3y माइनस 11 पर। ठीक इसी ढंग से इसको करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ा जा रहा है, इसको आप पूरा करें और अंत में आप देखेंगे कि वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता हो। अब चूंकि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो माना कि केंद्र उसका h 0 है और वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित है, अतः इसका y निर्देशांक 0 होगा, इसलिए हमने इसका केंद्र माना h 0। अब वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी त्रिज्या के बराबर होती है। तो वृत्त का केंद्र तो हमें मालूम है और माना कि बिंदु 2, 3 से जाता है, यानी 2, 3 वृत्त की परिधि पर है, तो 2, 3 से इस h 0 की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या। अब ये त्रिज्या हमें दी हुई है 5, तो ये बराबर 5 के हो गया। अब इस समीकरण को हमने हल किया, तो समीकरण को हल करने के बाद में हम ये प्राप्त कर रहे हैं h² माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे 2 फैक्टर ज्ञात किए हमने और h के मान हमने प्राप्त किए 6 या -2। अब इसका केंद्र हमें मालूम पड़ गया कि या तो 6 0 है या -2 0 है और वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r²। तो एक बार हम 6 0 और 5 लेंगे तो ये समीकरण प्राप्त हो रहा है और एक बार -2 0 केंद्र लिया और त्रिज्या 5 ली तो ये समीकरण प्राप्त हो रहा है।
अगला प्रश्न है 0 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों पर ए तथा बी अंतःखंड बनाता है। अब जिसका चित्र देखें आप, तो ये जो वृत्त है ये मूल बिंदु से होकर के जा रहा है और ये ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और कितना अंतःखंड काट रहा है ये ए, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a0। इसी प्रकार ये y अक्ष पर b अंतःखंड काट रहा है, यानी ये दूरी स्मॉल b है और इस बिंदु कैपिटल B के निर्देशांक हो जाएंगे 0b। अब हमें ये ज्ञात है कि वृत्त 3 बिंदुओं से होकर के जा रहा है 0 0, a0 और 0b, तो ये वृत्त के व्यापक समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हमने मान लिया कि वृत्त का व्यापक समीकरण 2gx + 2fy + c = 0 है। अब हमारा उद्देश्य g, f और c के मान ज्ञात करना है। तो अब 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं, तो ये तीनों बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो हमें 3 समीकरण प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं। बिंदु 0 0 को जब हमने रखा तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो रही है, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है c = 0। a0 को इस समीकरण में रखा हमने व्यापक समीकरण में, तो हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो a² + 2ac = 0। इससे हमने g का मान प्राप्त कर लिया -a/2। इसी तरह से तीसरा बिंदु 0b, उसको व्यापक समीकरण में रखा हमने और उससे f का मान प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास तीनों मान आ गए, g का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया और c का मान भी आ गया। इन मानों को समीकरण में रखेंगे व्यापक समीकरण में और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रही है x² + y² - ax - by = 0। अगला प्रश्न है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2 2 है और बिंदु 4 5 से होकर जाता है। तो यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली तो वो हो जाएगी त्रिज्या के। तो ये हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। अब वृत्त का केंद्र मालूम है और त्रिज्या मालूम है, तो हम आसानी से वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप पूरा हल कर लेंगे। अब हमें बताना है कि क्या बिंदु 2.5 वृत्त x² + y² = 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। तो इसका हम तरीका देखें। सबसे पहले तो हम वृत्त का समीकरण s से व्यक्त करेंगे यदि, तो x² + y² - 25। अब यदि बिंदु का मान रखें हम, x y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम देख रहे हैं कि ये मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो यदि ऋणात्मक प्राप्त हो तो इसका मतलब वृत्त के अंदर स्थित है, यदि धनात्मक प्राप्त हो इसका मतलब वृत्त के बाहर स्थित है, और यदि 0 मिले इसका मतलब ये है कि बिंदु वृत्त पर स्थित है। तो इस ढंग से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप भी प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।